अगर आपसे अचानक पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में कौन शामिल है, तो शायद आपके दिमाग में एंजेला मार्केल, कमला हैरिस या किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की किसी सीईओ का नाम आएगा, क्योंकि हम अक्सर ताकत को उन्हीं चेहरों से जोड़कर देखते हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, चुनाव जीतते हैं और बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं। हमें लगता है कि जो जितना ज्यादा दिखाई देता है वही उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि असली ताकत हमेशा कैमरों के सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि कई बार वो पर्दे के पीछे खामोशी में बैठकर फैसला लेती हैं। दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, जो जनता से वोट नहीं मांगती, जो इंटरव्यू देने से बचती हैं और जिनकी पब्लिक लाइफ लगभग ना के बराबर होती है। फिर भी उनके एक फैसले से सीमाएं हिल जाती हैं, एक आदेश से मिसाइलें आसमान में उड़ जाती हैं और उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया तक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को बेचैन कर देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, जिसकी निजी जिंदगी रहस्य है, जिसके विचार सार्वजनिक नहीं हैं और जिसकी कोई खुली राजनीतिक पहचान भी नहीं है। फिर भी बंद कमरों में लिए जाने वाले सबसे बड़े फैसलों की असली चाबी उसी के हाथ में हो। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही किसी जासूसी उपन्यास का प्लॉट, बल्कि ये आज की दुनिया की हकीकत है। दुनिया की सबसे रहस्यमय और सबसे खामोश ताकतों में से एक नाम है किम यो जोंग, जो कुख्यात तानाशाह किम जोंग उन की छोटी बहन है और दुनिया के सबसे बंद और रहस्यमय देश नॉर्थ कोरिया की सत्ता के बिल्कुल केंद्र में सबसे अहम और सबसे ताकतवर फैसलों के बीच चुपचाप रहती है। पहली नजर में कोई भी यही सोचेगा कि वो सिर्फ परिवार का हिस्सा है, एक शासक की बहन है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। जिस देश में एक गलत शब्द बोलने पर लोग गायब हो जाते हैं, जहां पूरी जनता को एक ही चेहरे को भगवान की तरह पूजने के लिए तैयार किया जाता है और जहां सत्ता का हर धागा एक ही परिवार से बंधा होता है, वहां अगर कोई दूसरी शख्सियत पर्दे के पीछे खड़ी होकर फैसले बदल सके, आदेश जारी कर सके और सेना तक को निर्देश दे सके, तो साफ है कि वो सिर्फ बहन नहीं हो सकती, बल्कि वो खुद उस सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है कि जब किम जोंग उन मंच पर मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं या किसी विदेशी नेता से मिलते हैं, तो उन मुलाकातों की असली स्क्रिप्ट पहले से कहीं और लिखी जा चुकी होती है। किम यो जोंग सामने कम दिखाई देती हैं, कम बोलती हैं और हमेशा खामोश रहती हैं, लेकिन जब वो बोलती हैं तो उनके शब्द किसी चेतावनी या धमकी की तरह सुनाई देते हैं। उनके एक बयान से दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उनके एक इशारे पर सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी ताकतें तक उनके अगले कदम का इंतजार करती हैं, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे को भांपने की कोशिश कर रही हों। इसलिए अब सवाल ये नहीं रह जाता कि वो कौन है, बल्कि असली सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में बिना किसी चुनाव के, बिना किसी औपचारिक पद के शोर शराबे के, इतनी खामोश और लगभग अदृश्य रहते हुए भी वो दुनिया के सबसे खतरनाक पावर सर्किल का हिस्सा कैसे बन गई? क्या वो सिर्फ अपने भाई की छाया है या असली रणनीति वही तय करती है? क्या वो एक वफादार बहन है या सत्ता की सबसे चतुर खिलाड़ी? और अगर किसी दिन अचानक वही देश की कमान संभाल ले तो क्या दुनिया और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब उसकी कहानी में छिपे हैं और इसलिए अब वक्त है कि हम धीरे धीरे उस पर्दे को हटाएं और उस महिला की सच्चाई को समझें, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, किम यो जोंग। किम यो जोंग के बारे में जानने से पहले हमें नॉर्थ कोरिया को समझना होगा, क्योंकि उसकी ताकत उसी सिस्टम से निकलती है। आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया खुद को एक रिपब्लिक कहता है, लेकिन हकीकत में ये एक हेरिडिटरी डिक्टेटरशिप है। यहाँ सत्ता लोकतंत्र से तय नहीं होती, बल्कि खून के रिश्तों से ट्रांसफर होती है, बिल्कुल पुराने राजतंत्रों की तरह, जहाँ राजा के बाद उसका बेटा ही अगला शासक बनता था। फर्क बस इतना है कि समय बदल गया है, तरीका नहीं। वही परंपरा आज भी वहां जिंदा है। इस देश की नींव किम इल सुंग ने रखी थी। उनके बाद सत्ता सीधे उनके बेटे किम जोंग इल के हाथों में चली गई और फिर वही ताकत उनके बेटे किम जोंग उन को मिली। इस तरह 3 पीढ़ियों से पूरा देश एक ही परिवार के नियंत्रण में है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के पूरे पावर स्ट्रक्चर को अक्सर किम डायनेस्टी कहा जाता है।
नॉर्थ कोरिया हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन उसकी असली हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर की दुनिया अलग अलग कहानियां सुनाती है, पर अंदर रहने वाले लोगों के लिए उनका सुप्रीम लीडर किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। वहां सवाल करने की जगह नहीं है, सिर्फ विश्वास और आज्ञा पालन है। अगर सिस्टम की बात करें तो मीडिया पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, इंटरनेट बेहद सीमित है, चुनाव सिर्फ सिंबॉलिक हैं और पूरा शासन प्रोपेगेंडा के सहारे चलता है। सच कहें तो प्रोपेगेंडा ही उस देश की रीढ़ है। वही लोगों की सोच बनाता है, वही सच तय करता है और वही सरकार को हर चीज पर कंट्रोल देता है। और इस पूरे कंट्रोल की चाबी किम फैमिली के हाथों में है। यहीं से किम यो जोंग की एंट्री शुरू होती है। 1990 के दशक में जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था और नॉर्थ कोरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अलग थलग पड़ चुका था, उसी समय किम जोंग इल ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने अपने बच्चों को गुप्त रूप से विदेश भेज दिया ताकि वो बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें। इसके लिए उन्हें स्विट्जरलैंड भेजा गया, जहां वो फेक आइडेंटिटी के साथ पढ़ते थे। उनके नाम बदल दिए गए थे और उनकी असली पहचान पूरी तरह छिपा दी गई थी। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चे नॉर्थ कोरिया के शासक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किम यो जोंग के साथ उनके भाई किम जोंग उन भी वहीं पढ़ रहे थे। क्लासमेट्स के मुताबिक किम जोंग उन को बास्केटबॉल पसंद था, जबकि किम यो जोंग स्वभाव से ज्यादा शांत, रिजर्व और कम बोलने वाली थी। वो दिखावे से दूर रहती थीं और ज्यादातर चीजों को चुपचाप ऑब्जर्व करती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो किम फैमिली की पहली पीढ़ी के सदस्य थे जिन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी को अंदर से देखा था। उन्होंने महसूस किया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फ्री मीडिया कैसे काम करती है और ओपन सोसाइटी में लोग बिना डर के कैसे जीते हैं। वो उस माहौल को समझ चुके थे। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जब वो वापस नॉर्थ कोरिया लौटे तो उन्होंने उस सिस्टम को अपनाने या बदलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम को समझकर उसके खिलाफ अपने देश की व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम शुरू किया। यानी जिस आजादी को उन्होंने देखा उसी को रोकने की रणनीति बन गई। और यहीं से किम यो जोंग की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी खामोश खिलाड़ी की जो सामने कम दिखती है लेकिन सत्ता के सबसे अंदरूनी दायरे में रहती है। समय बीतता गया और 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। उनके स्टेट फ्यूनरल के दौरान पहली बार दुनिया ने किम यो जोंग को क्लियरली देखा। वो अपने भाई किम जोंग उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। नॉर्थ कोरिया में प्रॉक्सिमिटी ही पावर मानी जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी नेता के जितने करीब आप दिखते हैं उतना ही ज्यादा प्रभावशाली आप समझे जाते हैं। इसके बाद किम यो जोंग को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने लगी। जल्द ही वो प्रोपेगेंडा और एजिटेशन डिपार्टमेंट से जुड़ गईं। अब आपको समझना होगा कि नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि थॉट्स कंट्रोल का एक पावरफुल टूल भी है। यहाँ केवल लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि उनकी सोच को भी आकार दिया जाता है। लोग क्या सोचें, लीडर को कैसे देखें, उनका दुश्मन कौन है और मित्र कौन है, ये सब सरकार तय करती है। धीरे धीरे इस विभाग की कमान किम यो जोंग के हाथों में आती चली गई और उन्होंने इसे एक्सट्रीम एफिशिएंसी से संभाला। सब सही चल रहा था और फिर आया 2018 का साल। ये साल इसलिए खास है क्योंकि 2018 में विंटर ओलंपिक साउथ कोरिया में हुए थे। ये एक वाटरशेड मोमेंट था क्योंकि पहली बार किम डायनेस्टी का कोई सदस्य ऑफिशियली साउथ कोरिया गया। हालांकि किम जोंग उन खुद वहां नहीं गए, उन्होंने अपनी बहन किम यो जोंग को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा। साउथ कोरिया के उस समय के राष्ट्रपति मून जे इन थे। ये दौरा केवल स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हो, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच दशकों से दुश्मनी रही है। एक ओर साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप वाला राष्ट्र है। लेकिन उन्होंने अपनी बहन किम यो जोंग को साउथ कोरिया भेजा। ये बहुत बड़ा शौक था। वहां पर उन्होंने स्माइल के साथ डिप्लोमेटिक अंदाज में हाथ मिलाया और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन को इनविटेशन लेटर भी दिया। ये वही टाइम था जब इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें नॉर्थ कोरिया की इवांका ट्रंप तक कह दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जेन्युइन पीस मूव था या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इमेज मेक ओवर? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक सॉफ्ट पावर एक्सपेरिमेंट था।
जब दुनिया नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा रही थी, तब नॉर्थ कोरिया ने स्माइल डिप्लोमेसी दिखाई और इस डिप्लोमेसी की आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि किम यो जोंग ही थी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश की पॉलिटिकल मशीनरी में उनकी कितनी पकड़ है। जब किम यो जोंग साउथ कोरिया गई थी तो लोगों को लगा कि अब दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही थी। 2019 में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे। खासकर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई समिट्स के बाद उम्मीद जगी थी कि तनाव कम होगा, लेकिन ये बातचीत अंततः फेल हो गई। इसके बाद 2020 में किम यो जोंग ने साउथ कोरिया के खिलाफ कड़े बयान देना शुरू कर दिया। इससे साफ हो गया कि वो केवल सॉफ्ट डिप्लोमेसी का चेहरा नहीं है, बल्कि सख्त पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी अहम हिस्सा है। जून 2020 में नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संवाद के प्रतीक माने जाने वाले केंगसोंग इंटर कोरियन लॉयजन ऑफिस को विस्फोट कर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में अचानक तेज तनाव पैदा हो गया। केसोंग लाइजन ऑफिस की बात करें तो ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये बिल्डिंग दोनों देशों के बीच डायलॉग एंड कोऑपरेशन का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन किम यो जोंग ने पहले ही पब्लिक स्टेटमेंट देकर चेतावनी दे दी थी कि अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया विरोधी एक्टिविटीज नहीं रोकेगा तो इस ऑफिस को नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद ये धमाका कर दिया गया। ये केवल एक डिमोलिशन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मैसेज ये था कि अगर कोई उनकी शर्तों को मानेगा तो संबंध बने रहेंगे, लेकिन अगर उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो नतीजे गंभीर होंगे। ये घटना ये दिखाने के लिए काफी थी कि किम यो जोंग केवल बैकग्राउंड में काम करने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक एक्शन की भी समर्थक हैं। किम यो जोंग के स्टेटमेंट्स अक्सर बेहद एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने कई बार साउथ कोरिया की लीडरशिप की आलोचना की है। एक बार उन्होंने दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को कमजोर और भरोसे के लायक नहीं तक कह दिया। सवाल ये है कि क्या ये केवल उनका व्यक्तिगत गुस्सा है या फिर एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मैसेजिंग? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की डिप्लोमेसी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि उसके दो चेहरे होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट फेस, यानी जब नेगोशिएशन की जरूरत होती है तब नॉर्थ कोरिया मुस्कुराहट और शांति की भाषा दिखाता है। दूसरा होता है हार्ड फेस, जब दबाव बनाना होता है तब मिसाइल टेस्ट, धमकी और तीखे बयान सामने आते हैं। अगर किम यो जोंग की बात करें तो वो अक्सर हार्ड फेस में दिखाई देती हैं। उनके बयान सीधे और तीखे होते हैं, खासकर अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ। यही कारण है कि कई एनालिस्ट उन्हें नॉर्थ कोरिया की हार्ड लाइन वॉइस भी कहते हैं। अगर उनके आधिकारिक पदों की बात करें तो किम यो जोंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी की सदस्य हैं और पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय पॉलिट ब्यूरो ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में भी रह चुकी हैं। लेकिन अनऑफिशियल परसेप्शन इससे कहीं आगे जाता है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में उन्हें डी फैक्टो नंबर 2 माना जाता है। यानी नॉर्थ कोरिया की पावर स्ट्रक्चर में वो व्यवहारिक रूप से दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखी जाती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वो दर्जनों आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर चुकी हैं। मिलिट्री और न्यूक्लियर मैसेजिंग में उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सक्सेशन डिस्कशन में भी उनका नाम बार बार सामने आता है। सक्सेशन डिस्कशन का मतलब ये है कि अगर भविष्य में किम जोंग उनके साथ कुछ होता है तो नॉर्थ कोरिया में स्पष्ट रूप से कोई सार्वजनिक उत्तराधिकार कानून घोषित नहीं है, लेकिन एलाइट सर्कल्स में किम यो जोंग को एक नेचुरल सक्सेसर के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, वो किम ब्लड लाइन से आती हैं। दूसरा, उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। तीसरा, उनकी पब्लिक विजिबिलिटी और इनर सर्कल में गहरी पकड़ है। वो सत्ता के सबसे भरोसेमंद सर्कल का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि क्या नॉर्थ कोरिया जैसे देश में किसी महिला को सर्वोच्च सत्ता दी जा सकती है? इतिहास में महिला शासक रही हैं, जैसे मैरी प्रथम, लेकिन फर्क ये है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। नॉर्थ कोरिया आज एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। अगर किम यो जोंग सत्ता संभालती हैं तो वो दुनिया की पहली न्यूक्लियर आर्म्ड देश की महिला तानाशाह होंगी। ये सच में एक हिस्टोरिकली और जियोपॉलिटिकली बड़ी घटना होगी। अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक महिला हैं, लेकिन इस दावे को समझने के लिए हमें फैक्ट्स देखने होंगे। उनके पास डायरेक्ट न्यूक्लियर कंट्रोल पब्लिकली कंफर्म नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर और मिलिट्री मैसेजिंग में उनकी भूमिका मजबूत है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं।
उनका एग्रेसिव टोन डर पैदा करता है, उनका कंट्रोल्ड स्माइल कंफ्यूजन पैदा करता है और उनकी स्ट्रेटेजिक साइलेंस अनिश्चितता पैदा करती है। वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों रोल को बखूबी निभाना जानती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल किम जोंग उन सत्ता से हट जाएं, तो क्या दुनिया एक फीमेल न्यूक्लियर लीडर के लिए तैयार है? क्या हम जेंडर देखकर पावर को अंडर एस्टिमेट करेंगे? पावर जेंडर से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। नॉर्थ कोरिया का स्ट्रक्चर जिसे ताकत देता है, वही व्यक्ति असली शक्ति बन जाता है। अगर ये स्ट्रक्चर किम यो जोंग के साथ खड़ा है, तो वो केवल तानाशाह की बहन नहीं, बल्कि एक संभावित सुप्रीम लीडर भी हो सकती हैं। दोस्तों, तो ये थी कहानी किम यो जोंग की, एक ऐसी शख्सियत जो पर्दे के पीछे रहकर भी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आपके हिसाब से वो केवल एक रणनीतिक चेहरा है या वास्तव में दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।